सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की इसी साल आई मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की। इस मूवी में हमें रानी मुखर्जी एक लीड रोल में देखने को मिलने वाली हैं। बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस की, तो इस मूवी को जी स्टूडियोज़ और इमे इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्शन हाउस में बनाया गया है। बात करें इसकी रिलीज़ डेट की, तो 17 मार्च 2023 को इस मूवी को रिलीज़ किया गया था और IMDb पे इसको 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली है। ये मूवी बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी होने वाली है। प्रोड्यूसर की बात करें तो मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी प्रोड्यूसर होने वाले हैं इस मूवी में। स्टारकास्ट की बात करें तो इस मूवी में हमें रानी मुखर्जी, अनिर्बान भट्टाचार्य, जिम शर्ब, नीना गुप्ता, बोधिसत्वा मजूमदार, शाश्वती गुहा ठाकुरता, सौम्या मुखर्जी, युवान बनवारी और अन्य कास्ट देखने को मिल जाएंगे। बात करें राइटर की, तो समीर सतीजा, असीमा चिब्बर और राहुल हांडा ने इसकी स्टोरी को लिखा है। हितेश सोनिक ने बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है। शीतल शर्मा और गर्ली टिन ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है। हाइप ने पब्लिसिटी की है। रन टाइम की बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट की ये मूवी होने वाली है। म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो अमित त्रिवेदी इस मूवी में म्यूज़िक डायरेक्टर होने वाले हैं। ये जो मूवी है आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टर की बात करें तो असीमा चिब्बर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। कौसर मुनीर लिरिकिस्ट हैं। नम्रता राव एडिटर हैं। सिनेमाटोग्राफर अलवर कोयका है। पब्लिसिटी डिज़ाइन वाइट टर्टल स्टूडियोज़, मार्चिंग आर्ट्स और प्रिया सुहास ने किया है। शूटिंग लोकेशन बात करें तो इस मूवी को इंडिया में ही बनाया गया है। साउंड PM सतीश और मनोज गोस्वामी ने दिया है। म्यूज़िक कंपनी की बात करें तो जी म्यूज़िक कंपनी के साथ इसका टाई अप किया गया है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर प्रिया सुहास हैं। कास्टिंग डिज़ाइनर कविश सिन्हा होने वाले हैं। एक्शन डायरेक्टर अमीन खातिब हैं और आर्ट डायरेक्टर विजय घोड़के हैं। करण जोशी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के। प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो दीपाक्षी कालिता, जावेद अली, मधुबंती बख्शी और अल्तमस फरीदी की वॉइस आपको इस मूवी में सुनने को मिलने वाली है। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो एक फिल्म जिसका दिल सही जगह पर है या ऐसा लगता है कि यह पहली बार में दिखाई देती है, निश्चित रूप से उदार तालियों के योग्य होनी चाहिए। श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे असीमा चिब्बर द्वारा निर्देशित नहीं है। रानी मुखर्जी द्वारा केंद्रीय प्रदर्शन सहित अत्यधिक और थकाऊ फिल्म में लगभग सब कुछ गड़बड़ है। एक विदेशी देश में अपने बच्चों से अलग होने पर एक माँ की पीड़ा पर भावपूर्ण मेलोड्रामा टिका है। फिल्म पूरे पालक देखभाल प्रणाली को दुर्भावनापूर्ण और समझौतावादी के रूप में चित्रित करने के लिए वह सब कुछ करती है जो वह कर सकती है। बेशर्मी से चौड़े स्ट्रोक एक व्याकुल महिला की कहानी के साथ थोड़ा न्याय करते हैं, जिसे दीवार पर धकेल दिया गया और उसके पास अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ने के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कोई भी पूरी तरह से समझ सकता है कि पीड़ित माँ पर क्या गुजरी होगी जब उसने उसे अधीनता के लिए पीटने पर उतारू एक बेरहम व्यवस्था का सामना किया। अफसोस की बात है कि फिल्म कभी भी सच नहीं होती है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट और सूक्ष्म है। देविका चटर्जी यानी कि रानी मुखर्जी अपने बच्चों, एक 2 साल के लड़के और 5 महीने की लड़की के साथ करने के परिणामों को भुगतती है, जो कि ज़्यादातर भारतीय महिलाएं पालन पोषण के माध्यम से नियमित रूप से करती हैं। वह यह समझने में असमर्थ है कि एक बच्चे को अपने हाथ से खिलाने को ज़बरदस्ती खिलाने के रूप में क्यों समझा जाएगा और एक बहाने के रूप में उस पर माँ बनने के लिए अनुपयुक्त होने का आरोप लगाया जाएगा। फिल्म मुख्य रूप से सांस्कृतिक टकराव के बारे में है, जिस तरह से अप्रवासी अक्सर अपने गोद लिए हुए देशों में सामना करते हैं और इसके दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे, चरित्र की परीक्षा का भारी भरकम इलाज और उस पर उसकी प्रतिक्रिया उसकी निराशा को एक तमाशे में बदल देती है।
दिल से जो सच्ची पुकार हो सकती थी वह इस प्रक्रिया में तीखी चीखों में बदल जाती है। नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज की 2 महिलाएं जो देविका के बच्चों को ले जाती है, उन्हें बेईमान संचालकों के रूप में पेश किया जाता है, जो कार्रवाई में आने से पहले भारतीय महिला को अपनी बात मनवाने का कोई मौका नहीं देती हैं। देविका गिड़गिड़ाती है और चिल्लाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे एक माँ की दिल दहला देने वाली कहानी सच्चे दिल का लेखा जोखा है, लेकिन ऐसी कई परतें हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि निर्देशक गहराई से खोदे और मुख्य चरित्र के साथ खोजबीन करे। फिर भी मुझे अंत में आश्चर्य हुआ कि इतनी मजबूत और दिल को छू लेने वाली कहानी ने 1 दशक से भी अधिक समय तक फिल्म बनने का इंतज़ार किया। रानी के शानदार प्रदर्शन के लिए इसे देखें और टिश्यू के एक बॉक्स को संभाल कर रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसू झटकने वाले क्षण हैं। सिद्ध क्षमता की अदाकारा रानी मुखर्जी को लेखन ने निराश किया है। वह सही नोट हिट करने के लिए संघर्ष करती हैं। वह कर्कश और कर्कश के बीच आगे पीछे हो जाती हैं। नतीजतन चरित्र का सार कभी पूरी तरह से सामने नहीं आता है। जब 135 मिनट का नाटक लगभग 1.5 घंटे का कुछ अधिक नियंत्रित लय में आ जाता है, तो मुखर्जी उसकी चाल में आ जाते हैं। लेकिन पहले हाफ में देविका की दृढ़ता की कहानी के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों के मद्देनज़र क्लाइमैक्स की दौड़ में फिल्म को बचाए रखने के लिए बहुत कम बचा है। समीर सतीजा, अशीमा चिब्बर और राहुल हांडा की पटकथा को कोलकाता की एक महिला द्वारा नॉर्वे की असंबद्ध बाल संरक्षण प्रणाली के साथ अपने ब्रश के प्रकाशित खाते में रूपांतरित किया गया है। कहानी के गहरे भावनात्मक मूल का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए यह बहुत ही अनिश्चित है। अनगर्ल मेलोड्रामा फिल्म की पसंदीदा विधा है, जो एक प्रेरक वास्तविक जीवन की कहानी को बुनाने की संभावना से दूर ले जाती है। आप स्पष्ट रूप से देविका की दुर्दशा के साथ सहानुभूति रखना चाहते हैं, क्योंकि वह उन ताकतों से लड़ती है जो उसे कुचलने के लिए बाहर हैं। लेकिन जिस तरह से फिल्म मंच पर कोर्टरूम के झगड़ों के कारण नॉर्वे और कोलकाता में चरित्र एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं होता है, और न ही उनकी कहानी दर्शकों को उस तरह आगे बढ़ाती है जैसा उसे होना चाहिए था। फिल्म की शुरुआत में देविका के बच्चों को उनके स्टवॉनगर घर से एक सरकारी वाहन में चोरी छुपे भगा दिया जाता है। वह चिल्लाते हुए वाहन के पीछे दौड़ती है। उसका बेटा शुभो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित एक लड़का और बेटी सुची एक बच्ची, इससे पहले कि वह जानती है कि उसे क्या हुआ है, वो चले गए। देविका को कई दिनों तक देखे जाने और उससे पूछताछ करने के बाद और नॉर्वे सरकार के एक परामर्शदाता ने माता पिता के रूप में उसके तरीकों की जांच की है। देविका को बताया गया है कि उसके बच्चों को उसके साथ नहीं छोड़ा जा सकता है। उनके पति अनिरुद्ध यानी कि अनिर्बान भट्टाचार्य एक इंजीनियर सहायक प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत अधिक मदद करने का तरीका है। पीड़ित महिला भयानक हताशपूर्ण उपायों का सहारा लेकर अपना भला नहीं कर पाती है। बाल कल्याण तंत्र उसे जमीन पर गिरा देता है, क्योंकि वह अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने के अपने प्रयासों में अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। उसकी कुछ हरकतें अतार्किक लगती हैं, लेकिन उसकी पीड़ा को देखते हुए समझ में आता है। फिर फिल्म और उसके केंद्र में महिला हमें भावनात्मक रूप से हिलाने में असमर्थ क्यों है। देविका की हरकतें अक्सर उसके साथ होती हैं जो वह हैं, एक शिक्षित महिला जो नॉर्वे में अपनी संस्कृति और नॉर्वेजियन लोकाचार के बीच अंतर की सराहना करने के लिए काफ़ी समय से है। देविका को एक साहसी और साहसी माँ की तरह दिखाने के बजाय फिल्म उसे एक चिड़चिड़ी, अस्थिर और अति उत्साही महिला के रूप में कम कर देती है। मातृ प्रेम और उस माँ के दर्द के करीब कुछ भी नहीं है जिसके बच्चों को अनुचित पालन पोषण के बहाने ज़बरदस्ती उससे छीन लिया गया है। उनके खिलाफ आरोपों की आधिकारिक सूची में एक ही बिस्तर पर सोने, अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाने और बुरी नज़र से बचने के लिए उनके चेहरे पर काजल लगाने जैसे कारण शामिल हैं। उसे पागल, अस्थिर और माँ बनने के अयोग्य कहा जाता है, लेकिन वह अपने बच्चों को वापस पाने के लिए सभी बाधाओं से लड़ेगी। श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे हमें इसी अग्नि परीक्षा से गुजरती है।
सागरिका चक्रवर्ती की एक सच्ची कहानी पर आधारित और उनकी आत्मकथा द जर्नी ऑफ अ मदर से रूपांतरित फिल्म एक ऐसे जोड़े की दिल दहला देने वाली कहानी है जिनके दोनों बच्चे 2011 में नॉर्वेजियन चाइल्ड केयर सिस्टम द्वारा उनसे अलग कर दिए गए थे। रानी मुखर्जी अभिनीत बिखरी हुई और असहाय माँ के रूप में नाम मात्र की भूमिका जो व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हैं, यह अशीमा चिब्बर निर्देशित भावनात्मक रूप से आवेशित हैं। हालांकि एक असंतुलित आधार और त्रुटिपूर्ण निष्पादन जिसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कहानी शुरू होती है देविका चटर्जी यानी कि रानी मुखर्जी से, जो 12 साल पहले पति अनिरुद्ध चटर्जी यानी कि अनिर्बान भट्टाचार्य के साथ नॉर्वे चली गई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा शुभ और बेटी सुचि। पिछले 4 महीनों से वेलफ्रेड नामक बाल कल्याण सेवा के सदस्य निरीक्षण के लिए उनके घर का दौरा कर रहे थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जा रही है। और एक दिन अधिकारी बच्चों को दूर ले जाते हैं और उन्हें पालने वाले माता पिता के पास रख देते हैं। देविका वह सब कुछ करने की कोशिश करती है जिसके बारे में वह सोच सकती है, चिल्लाने, जिला अदालत में लड़ने से लेकर अपने ही बच्चों को सरकारी सुविधा से अगवा करने तक, लेकिन सब व्यर्थ। इस लड़ाई के दौरान वह उस घोटाले के बारे में भी जानती है जो अधिकारी बाल कल्याण के नाम पर चला रहे हैं और संपूर्ण पालक माता पिता योजना का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वह अपने बच्चों को वापस पाती है? क्या वह इस लड़ाई में जीतने से ज़्यादा हारती है? छिब्बर, समीर सतीजा और राहुल हांडा द्वारा सहलिखित कहानी का दिल और मंशा सभी जगह पर हैं, लेकिन यह कई जगहों पर निष्पादन है जो इसे तार से टकराने से रोकता है। भावनात्मक रूप से आवेशित क्षण लंबे समय तक नहीं रहते हैं और जल्द ही प्रभाव खो देते हैं। क्या आप सभी जो हुआ उसे संसाधित कर सकते हैं? फर्स्ट हाफ बिखरा हुआ रहता है और इंटरवल तक ही मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे अपनी पकड़ सही कर पाती हैं। 135 मिनट में फिल्म को संपादित किया गया है और यह वास्तविक विषय से भटकती नहीं है। हालांकि देविका की कानूनी लड़ाई के दौरान कई ऐसे ट्रैक हैं जिनसे हमारा परिचय हुआ है, लेकिन अधिकांश को बंद नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, तलाक का क्या होता है? देविका के ससुराल वाले उसके पक्ष में क्यों नहीं हैं? घरेलू हिंसा मामले की पृष्ठभूमि की कहानी क्या थी? भारतीय कानून को जितनी जल्दी होनी चाहिए थी उतनी जल्दी हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? फिल्म के पात्र काफ़ी एक आयामी हैं, जहां आप अच्छे लोगों के लिए सहानुभूति महसूस करते हैं और बुरे लोगों से नफरत करते रहते हैं। एक बिंदु के बाद आपको एहसास होता है कि यह श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। यह मिसेस चटर्जी बनाम उनके ससुराल वाले, उनके पति, स्कूल में अन्य बच्चों की माँ, महिलाओं से द्वेष और गहरी पितृसत्ता है। फिर भी इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के उनके अथक प्रयास से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी मुखर्जी असंख्य भावनाओं का प्रदर्शन करती हैं और अपना दर्द और पीड़ा की भावना के साथ आपके गले में एक गांठ छोड़ जाती हैं। कुछ हिस्सों में वह पूरी तरह से अपने कार्यों पर नियंत्रण रखती हैं, तो कहीं वह अपनी पीड़ा को व्यक्त करने में पूरी तरह से आगे निकल जाती हैं। मुझे लगा कि संतुलन की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। सहमत हूँ कि अपने बच्चों की कस्टडी जैसे संवेदनशील चीज़ से लड़ते हुए अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर उसके दर्द को देखना अधिक कठिन होना चाहिए था, जो अंत में संवादों का एक जोरदार प्रतिपादन हो। एक मध्यवर्गीय बंगाली गृहिणी के रूप में वह बहुत समझदार हैं, लेकिन उनकी बंगाली पंक्तियाँ और उच्चारण कई बार भावनाओं को प्रभावित करते हैं। उनके पति के रूप में अनिर्बान भट्टाचार्य ने एक गंभीर प्रदर्शन दिया और उस नापसंदगी को उजागर किया जो उनके चरित्र के लिए है। वह कभी भी रानी पर हावी नहीं होता है, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रबंधन करता है। दिलचस्प बात यह है कि सीमित स्क्रीन टाइम वाले पात्र पूरी तरह से अलग दिखते हैं। नॉर्वे में अभ्यास करने वाले भारतीय मूल के एक वकील डैनियल च्यूपैक सिंह जिम सर्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी कुछ प्रभावशाली पंक्तियां हैं। भारत में वापस कोलकाता में बालाजी गौरी द्वारा निभाई गई देविका की वकील असाधारण रूप से अच्छी हैं और यह शर्म की बात है कि उसे कहानी में इतनी देर से शामिल किया गया है।
वह मजबूत तर्क देती हैं और यहाँ तक कि फिल्म के अन्यथा गंभीर स्वर में थोड़ी हास्यप्रद राहत भी लाती हैं, हालांकि तुच्छ लगने की कीमत पर नहीं। वास्तव में जिम सर्व के साथ उनके शब्दों का आदान प्रदान फिल्म का उच्च बिंदु बना हुआ है और दोनों ही दर्शकों से तालियां बटोरते हुए जयकार योग्य पंक्तियां देते हैं। नीना गुप्ता का अब तक का सबसे छोटा कैमियो है जो दमदार और निर्णायक है, क्योंकि यह देविका की लड़ाई को एक नई दिशा देता है।